हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल बिहार एग्जाम आर्ट्स में। प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में हम सभी 12th क्लास हिस्ट्री का ऐसे 50 इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं, जिसमें से आप सभी को 2025 बिहार बोर्ड एग्जाम में 20 प्रश्न अवश्य देखने के लिए मिलेगा। आपने बिल्कुल सही सुना, आप सभी को 2025 बिहार बोर्ड एग्जाम में 20 प्रश्न इन प्रश्नों में से अवश्य देखने के लिए मिलेगा। इसीलिए आप सभी से रिक्वेस्ट किया जाता है या फिर अनुरोध किया जाता है, आप सभी क्लास में मन लगा के पढ़ाई करें, एक भी क्वेश्चन को मिस मत कीजिएगा, जरा सा भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। ना जाने कौन सा प्रश्न पूछ सकता है और कौन सा प्रश्न नहीं पूछ सकता है। तो प्यारे बच्चों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बात और जान लो, मैं आपका प्रीतम सर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बिहार एग्जाम आर्ट्स। अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर आप सबको 12th क्लास की तैयारी बेहतरीन तरीके से करवाई जाती है। तो प्यारे बच्चों, हम सभी क्लास को स्टार्ट करते हैं। पूना समझौता किस वर्ष हुआ था? सबसे पहला प्रश्न है, पूना समझौता किस वर्ष हुआ था? आपका सबसे पहला ऑप्शन है 1932 ईस्वी में, और दूसरा ऑप्शन है 1934 ईस्वी में, और तीसरा ऑप्शन है 1936 ईस्वी में, और चौथा ऑप्शन है 1942 ईस्वी में। ठीक है, जिन जिन बच्चे को इन क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर मालूम है मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता दो। ठीक है, प्रश्न है सबसे पहला, पूना समझौता किस वर्ष हुआ था? बिल्कुल, एक का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए 1932 ईस्वी को। ठीक है, पूना समझौता 1932 ईस्वी में हुआ था। आप सभी याद रखिएगा, पूना समझौता 1932 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम सभी 2 नंबर की क्वेश्चन करो। ठीक है, ध्यान से देखना, क्योंकि सारे प्रश्न 2025 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, प्रश्न है 2 नंबर में, निम्नलिखित में किसका प्रकाशन? ठीक है, निम्नलिखित में किसका प्रकाशन अब्दुल कलाम आजाद ने किया? बहुत बार पूछे जाने वाला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसका प्रकाशन अब्दुल कलाम आजाद ने किया? न्यू इंडिया का, या फिर यंग इंडिया का, या फिर अल हिलाल का, या फिर इनमें से कोई भी नहीं? बताओ इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में किसका प्रकाशन अब्दुल कलाम आजाद ने किया? ठीक है, देखो घबराओ मत। ठीक है, हम सभी को जो ज्यादा समय लगेगा पढ़ने में, ये ना होगा हम सभी को पढ़ने में ज्यादा समय लगेगा, लेकिन हम सभी ध्यान से सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे। ठीक है, 2 मिनट ज्यादा समय लगेगा, हम सभी ध्यान से सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम सभी खेलने के लिए जाएंगे, कूदने के लिए जाएंगे, अपने खेत जाना, जहां पे जाना आपको जाना। ठीक है, प्रश्न 2 नंबर में, निम्नलिखित में किसका प्रकाशन अब्दुल कलाम आजाद ने किया? 2 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यंग इंडिया का। ठीक है, सबको याद हो गया? निम्नलिखित में इन चारों ऑप्शनों में अब्दुल कलाम आजाद ने यंग इंडिया का क्या था प्रकाशन किया था। ठीक है, निम्नलिखित में किसका प्रकाशन अब्दुल कलाम आजाद ने किया था? यंग इंडिया का प्रकाशन अब्दुल कलाम आजाद ने किया था। ठीक है, याद हो गया? अब देखना 3 नंबर में क्या प्रश्न है, ध्यान से देखना। प्रश्न है, डांडी किस राज्य में स्थित है? ये लो, ये प्रश्न मैं लिख के देता हूं, जो बच्चे शुरू से लेकर के, ठीक है, जो बच्चे शुरू से लेकर के अभी तक पढ़ाई कर रहे हो, जैसे आप सभी का 2025 में एग्जाम है, जो बच्चे शुरू से लेकर के यानी कि 2023 से पढ़ाई कर रहे हैं और जो बच्चे 2025 में एग्जाम देंगे, उसको तो ये इस प्रश्न का उत्तर मालूम ही होगा। और लेकिन जो बच्चे कल से स्टार्ट किए हो पढ़ाई करना, जैसे अभी 6वां महीना चल रहा है 2024 का, जो बच्चे 6वां महीना से पढ़ाई करना स्टार्ट किए हो 1 तारीख से, उस बच्चे को भी इस क्वेश्चन का उत्तर मालूम होगा। ठीक है, मैं साफ साफ क्या बोलना चाह रहा हूं आप सभी समझ गए होंगे। ठीक है, इसलिए बोलता हूं कमेंट में लिख के बता देना। ठीक है, प्रश्न 3 नंबर में, डांडी किस राज्य में स्थित है? ठीक है, 3 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी गुजरात में। ठीक है, सिंपल सी बात है, डांडी गुजरात में स्थित है। ठीक है, 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम सभी 4 नंबर की क्वेश्चन करो, आप सभी ध्यान से देखना। प्रश्न है, जालियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? क्या है प्रश्न? प्रश्न है, जालियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? ठीक है, पहले प्रश्न को समझो। ठीक है, चाहे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो चाहे सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो। ठीक है, मैं हर एक वीडियो में इस बात को बोलता हूं, आप सभी पहले लिस्ट को देख लेना। ठीक है, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कुछ वीडियो के पहले लिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। ठीक है, आप सभी वहां से जाकर के सारे क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेना और ध्यान से देख लेना। ठीक है, जालियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? ठीक है, 4 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1919 ईस्वी में। ठीक है, याद रखिएगा आप सभी, ये सब क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। ठीक है, मैं वही क्वेश्चन आप सभी को प्रोवाइडेड करता हूं जो क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। ठीक है, मैं आप सभी को, क्योंकि आप सभी का एग्जाम करीब आ चुका है। ठीक है, ये मत समझना, आप सभी के 5-6 महीना का समय और बचा हुआ है, आप सभी मन लगा के पढ़ाई करना। ठीक है, फरवरी में आप सभी का एग्जाम होगा, फरवरी 5 को या फिर 1 फरवरी से स्टार्ट होगा आप सभी का एग्जाम 2025 में। ठीक है, 12th वाले का। ठीक है, इसलिए बोलता हूं आप सभी का, ये मत समझना आप सभी मेरे पास बहुत ज्यादा समय है, मैं फिर कभी पढ़ लूंगा। ठीक है, इसलिए बोलता हूं आप सभी, रिक्वेस्ट करके बोलता हूं आप सभी अभी से मन लगा के पढ़ाई करो। ठीक है, अगर अभी भी आप सभी 400 नंबर लाना चाहते हो तो आप सभी चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना। ठीक है, प्रश्न 4 नंबर में, जालियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? 1919 ईस्वी में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है, याद हो गया? अब देखना 5 नंबर में क्या प्रश्न है, ध्यान से देखना। वीडियो का लेंथ लंबा हो सकता है। ठीक है, वीडियो का लेंथ करीब 36 मिनट का या फिर 30 मिनट का हो सकता है, उससे आप सभी घबराना मत, ध्यान से देखना प्रश्न को। ठीक है, प्रश्न है 5 नंबर में, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ठीक है, या फिर मुस्लिम लोगों की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 5 का परफेक्ट आंसर क्या होगा? 5 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी 1906 ईस्वी में। ठीक है, याद हो गया आप सभी को, मुस्लिम लोगों की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, याद हुआ, मुस्लिम लोगों की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, ये क्वेश्चन तो मैं 99% ऐसे समझो
100% 1, ठीक है, 101% मैं लिख देता हूं, ये क्वेश्चन अवश्य पूछेगा। मुस्लिम लोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी, ठीक है, 1906 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। अब देखना 6 नंबर में क्या प्रश्न है, ध्यान से देखना। प्रश्न है इब्न बतूता किस देश का निवासी था। बहुत बार पूछे जाने वाला प्रश्न है, इब्न बतूता किस देश का निवासी था। सबको मालूम होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है, लेकिन आप सभी कमेंट में नहीं बताते हो, ठीक है, घबराओ मत, ठीक है। अगर आप सभी को गलत आंसर मालूम है फिर भी कमेंट करो, ठीक है, इससे आप सभी को यह पता चलेगा हमको किस क्वेश्चन का उत्तर मालूम है और किस क्वेश्चन का उत्तर मालूम नहीं है, ठीक है। समझ रहे आप सभी मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। प्रश्न है 6 नंबर में, इब्न बतूता किस देश का निवासी था। जल्दी जल्दी कमेंट करो, इब्न बतूता किस देश का निवासी था। बिल्कुल परफेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मोरक्को, ठीक है। जितने बच्चे ऑप्शन नंबर बी बता रहे हो मोरक्को, सबका राइट आंसर है, ठीक है। इब्न बतूता मोरक्को का निवासी था, याद हो गया। अब बढ़ते हैं सभी 7 नंबर की क्वेश्चन करो, ठीक है, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन करो, ठीक है। ध्यान से देखना 7 नंबर में प्रश्न है अल-बरूनी, ठीक है, अल-बरूनी किसके साथ भारत आया था। बहुत बार पूछे जाने वाला ये भी प्रश्न है। मैं बोला ना आप सभी को, मैं आप सभी को वही क्वेश्चन कवर कराऊंगा, यही यानी कि यही वही क्वेश्चन आप सभी को प्रोवाइड करूंगा। मैं आप सभी के साथ वही क्वेश्चन को शेयर करूंगा जो क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, ठीक है। प्रश्न 7 नंबर में अल-बरूनी किसके साथ भारत आया था। बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। 7 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद गजनी के साथ, ठीक है। याद हो गया आप सभी को, अल-बरूनी किसके साथ भारत आया था। अल-बरूनी मोहम्मद गजनी के साथ भारत आया था, ठीक है, ना कि मोहम्मद बिन कासिम, ना कि मोहम्मद गौरी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी है मोहम्मद गौरी, है देख लो मोहम्मद गौरी है ना, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। इन दोनों में टिक बिल्कुल भी मत मारना। मोहम्मद बिन कासिम में बिल्कुल टिक मत मारना और मोहम्मद गौरी दोनों में टिक मत मारना। टिक किसमें मारना है, आप सभी को टिक मारना है, यानी कि परफेक्ट आंसर इसका मोहम्मद गजनी के साथ अल-बरूनी भारत आया था, ठीक है। याद होगा आप सभी को। अब देखना नेक्स्ट क्या प्रश्न है, ध्यान से देखना। प्रश्न है स्तूप का संबंध किस धर्म से है। बहुत बार ये सब प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। ये बात मेरे मन में पछता नहीं है ताकि मैं आप सभी को शेयर ना कर सकूं, ठीक है। मेरे मन में ये बात पछता नहीं है, ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है और ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। समझ रहे हो आप सभी मेरी बात, मैं आप सभी को एक्सप्लेन करके नहीं बता सकता, ठीक है। प्रश्न 8 नंबर में स्तूप का संबंध किस धर्म से है, ठीक है। 8 का परफेक्ट आंसर क्या होगा। 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ब्राह्मण धर्म से, ठीक है। याद होगा आप सभी को, 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ब्राह्मण धर्म से स्तूप का संबंध है, ठीक है। अब बढ़ते हैं सभी 9 नंबर की क्वेश्चन करो, ठीक है। ध्यान से देखना, किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई, ठीक है। एक बात और जान लो, देखो अगर आप सभी को सुन लो, अगर आप सभी को 12th क्लास से रिलेटेड किसी भी सब्जेक्ट के क्वेश्चन में या फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो चाहे सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, ठीक है, आप सभी को किसी भी सब्जेक्ट के क्वेश्चन में कहीं पर भी दिक्कत होती है तो आप सब मुझे व्हाट्सएप पर या फिर इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो, ठीक है। व्हाट्सएप का मतलब व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, या फिर व्हाट्सएप नंबर है 76, ठीक है, यानी कि 76 32 98 9709, ठीक है। ये हो गया आप सभी का व्हाट्सएप नंबर। आप सभी इस पर अपना रोल नंबर और क्या प्रॉब्लम है आप सभी वहां पर शेयर कर देना, ठीक है। या फिर इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, ठीक है। सारे आप सभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स अवश्य खोल करके देख लेना, ठीक है, क्योंकि उसमें आप सभी को बहुत बेहतरीन बातें बताई गई है, ठीक है। प्रश्न 9 नंबर में, किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई। बता सकते हो इस प्रश्न का राइट आंसर। प्रश्न है किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई। 9 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, समुद्रगुप्त को, ठीक है। याद हो गया आप सभी को, किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई थी। समुद्रगुप्त को नेपोलियन की संज्ञा दी गई, ठीक है। अब बढ़ते हैं सभी 10 नंबर की क्वेश्चन करो, ठीक है। ध्यान से देखना, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है। बताओ ये सब क्वेश्चन कितनी बार पूछे जाते हैं। आप सभी क्वेश्चन बैंक के नाम सुने होंगे, आप सभी क्वेश्चन बैंक उल्टा कर देखना, ठीक है। 2009 से लेकर के 2024 तक में ये क्वेश्चन कितने बार पूछे गए हैं। ये सारे क्वेश्चन मैं यही क्वेश्चन के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, 10 नंबर के क्वेश्चन के बारे में नहीं बोल रहा हूँ। सारे क्वेश्चन 1 नंबर से लेकर के जो हम आज के वीडियो में 50 क्वेश्चन को कवर करेंगे, आप सभी उल्टा के देख लेना, यानी क्वेश्चन बैंक को भी पढ़ना। अगर आप सभी कमेंट करके ये बताओगे सर 2009 से लेकर के 2024 तक के इतिहास का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाइए, ठीक है, जितने बार जो क्वेश्चन पूछा गया है सारे क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव बनाइए, मैं अवश्य वीडियो लेके आऊंगा, ठीक है। लेकिन आप सभी को उसके लिए आप सभी को कमेंट करना होगा, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ जम के शेयर भी करना होगा। उसके बाद ही मैं आप सभी को वो वीडियो प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। प्रश्न 10 नंबर में, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहां पर स्थित है। कहां पर स्थित है शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहां पर स्थित है। 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, अजमेर में, ठीक है। याद होगा आप सभी को, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहां पर स्थित है। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में स्थित है, ठीक है। अब देखना 11 नंबर में क्या प्रश्न है, ध्यान से देखना। प्रश्न है धम्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया। क्या प्रश्न है। प्रश्न है धम्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया। चंद्रगुप्त मौर्य या फिर अशोक या फिर कनिष्क या फिर समुद्रगुप्त, ठीक है। बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हुआ। प्रश्न है धम्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया, ठीक है। 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अशोक ने, ठीक है। याद होगा आप सभी को, धम्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया था। धम्म महामात्रों को अशोक ने नियुक्त किया था, ठीक है। हिस्ट्री के सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी वीडियो बन चुका है जो 2025 में पूछा जाएगा। आप सभी उस सारे वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, ठीक है। हिस्ट्री के सब्जेक्टिव क्वेश्चन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, वीडियो के प्ले लिस्ट का लिंक, ठीक है। और हिंदी का भी हर एक सब्जेक्ट का वीडियो के प्ले लिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। आप वहां से जाकर के देख लेना, जिसको देखने का मन है देखना, जो ज्यादा नंबर लाना चाहता है वीडियो अवश्य देखेगा, ठीक है। अब देखना 12 नंबर में क्या प्रश्न है, ध्यान से देखना। त्रिपिटक साहित्य है, ठीक है।
प्रश्न है 12 नंबर में, त्रिपिटक साहित्य है, बता सकते हो इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर त्रिपिटक साहित्य है। ठीक है, 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध धर्म का। ठीक है, याद होगा आप सभी को, त्रिपिटक साहित्य किसे है? बौद्ध धर्म का त्रिपिटक साहित्य है। ठीक है, अब बढ़ते हैं सभी 13 नंबर की क्वेश्चन करो। ठीक है, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन करो, ध्यान से देखना। प्रश्न है, कनिष्क की राज्यारोहण तिथि क्या है? बता सकते हो इस क्वेश्चन का राइट आंसर। प्रश्न है 13 नंबर में, कनिष्क की राज्यारोहण तिथि क्या है? ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 78 ईस्वी पूर्व। ठीक है, सोचो 78 ईस्वी पूर्व बोल रहा है, कितनी बड़ी बात है। कनिष्क की राज्यारोहण तिथि कब तक है? 78 ईस्वी पूर्व, यानी कि बहुत पहले थी। ठीक है, याद हो गया आप सभी को? खैर छोड़ो, ठीक है, ज्यादा एक्सप्लेन करके बताऊंगा तो वीडियो का लेंथ काफी लंबा हो जाएगा। ठीक है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप सभी को ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लेन करके बताता हूँ। ठीक है, जब तक विद्यार्थी समझते नहीं है तब तक मैं आप सभी को एक्सप्लेन करके बताता हूँ। ठीक है, अब देखना प्रश्न है 14 नंबर में, महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला? बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? कमेंट करो, आप सभी कमेंट नहीं करते हो। महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? 15 दिन, 18 दिन, या फिर 20 दिन, या फिर 22 दिन। ठीक है, महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला था। ठीक है, बताओ जो बच्चे को इस प्रश्न का उत्तर मालूम नहीं है वो क्या पढ़ते हैं अभी तक? ठीक है, अभी तक वो बच्चे क्या पढ़े हैं, वो क्या नंबर लाएंगे फाइनल एग्जाम में? ठीक है, आप सभी का जून में क्या बोले मंथली एग्जाम चलेगा आप सभी का। ठीक है, मैं उस पर वीडियो लेके नहीं आऊंगा। ठीक है, यही सब क्वेश्चन पूछ लेना। ठीक है, जो वीडियो बनाए वो सब फालतू का वीडियो होता है। ठीक है, आप सभी यही सब क्वेश्चन को कवर कर लेना अच्छे से, क्योंकि आप सभी को मंथली एग्जाम में जून में जो एग्जाम चलेगा पॉलिटिकल साइंस जिनका जो सब्जेक्ट है, मंथली एग्जाम में यही सब क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, विद्यार्थी का टेस्ट लिया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से। ठीक है, अब इसलिए बोलता हूँ यही सब क्वेश्चन देख लेना, पॉलिटिकल साइंस का भी, ज्योग्राफी का भी, हिंदी का भी, हिस्ट्री का भी और साइकोलॉजी का भी, जिनका जो सब्जेक्ट है। ठीक है, इकोनॉमिक्स जो है, आप सभी हर एक वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। ठीक है, हर एक वीडियो के प्ले लिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, आप सभी वहां से जाकर के देख लेना। ठीक है, क्योंकि आप सभी को टेस्ट एग्जाम में यही सब क्वेश्चन पूछता है, इनसे बाहर प्रश्न नहीं पूछता है। ठीक है, हाँ, सब्जेक्टिव भी ऑब्जेक्टिव भी दोनों, टेंशन आप सभी को घबराना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, आप देखो प्रश्न था, महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला था। ठीक है, याद हो गया? आप देखना नेक्स्ट क्या प्रश्न है। प्रश्न है, पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया? प्रश्न है क्या? प्रश्न है, पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया? ठीक है, 15 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 1510 ईस्वी को। ठीक है, पुर्तगालियों ने गोवा पर 1510 ईस्वी पर अधिकार किया था। ठीक है, पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया? 1510 ईस्वी को, याद रखिएगा आप सभी। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम सभी फिलहाल के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन करो। ठीक है, ध्यान से देखना, अवध में 1800 सल्तन के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ठीक है, प्रश्न है, अवध में 1800 सल्तन के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? मंगल पांडे, तात्या टोपे, बेगम हजरत अमल, या फिर लक्ष्मी भाई? ठीक है, बताओ 16 का राइट आंसर क्या होगा? 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बेगम हजरत अमल ने। ठीक है, अवध में 1800 सल्तन के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बेगम हजरत अमल ने किया था। ठीक है, अब देखना प्रश्न है नेक्स्ट 17 नंबर में, 1800 सल्तन का विद्रोह कब आरंभ हुआ? बहुत बार ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, मैं आप सबको हाथ जोड़ के बोलता हूँ, ये सब क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, इसलिए बोलता हूँ रिक्वेस्ट करके आप सभी क्वेश्चन को नोट करते जाओ या फिर दिमाग में फिट करते जाओ। ठीक है, या फिर वीडियो को दोबारा अप्लाई करके देखना। ठीक है, क्योंकि आप सबको यही सब क्वेश्चन पूछेगा फाइनल एग्जाम में भी और टेस्ट एग्जाम में भी। ठीक है, मैं लिख के दूंगा इस बात को। ठीक है, 1800 सल्तन का विद्रोह कब आरंभ हुआ था? ठीक है, 10 मई को, 11 सितंबर को, या फिर 10 जनवरी को, या फिर 15 मार्च को? ठीक है, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? 1800 सल्तन का विद्रोह कब आरंभ हुआ? ठीक है, 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 10 मई को। ठीक है, याद हो गया आप सभी को? 1800 सल्तन का विद्रोह 10 मई को आरंभ हुआ था। ठीक है, अब देखना 18 नंबर में क्या प्रश्न है। प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? ठीक है, प्रश्न क्या है? प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? हरियर एवं बुक्का। क्या होगा इसका राइट आंसर? बिल्कुल परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, हरियर एवं बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, याद हो गया आप सभी को? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? हरियर एवं बुक्का। ये दोनों आपस में क्या थे? ये दोनों आपस में भाई थे। याद रखिएगा आप सभी, ये भी पूछ सकता है, हरियर एवं बुक्का आपस में क्या थे? चाचा थे, मामा थे, नाना थे, या फिर भाई थे? भाई में टिक मारना है। ठीक है, अब देखना 19 नंबर में क्या प्रश्न है, ध्यान से देखना। ये सब क्वेश्चन आप सभी को इस तरह से कोई नहीं बताएगा। ठीक है, इस तरह से कोई यूट्यूब पे नहीं बताएगा आप सभी को जिस तरह से मैं बता रहा हूं। ठीक है, अब देखना 19 नंबर में प्रश्न है, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया? क्या प्रश्न है? उत्तर भारत में बोल रहा है, ना कि दक्षिण भारत, ना कि पूर्वी भारत, ना कि उत्तरी भारत। ठीक है, सॉरी दक्षिणी भारत। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया? कबीरदास, गुरु नानक, रामानंद, या फिर चैतन्य महाप्रभु? ठीक है, बताओ 19 का राइट आंसर क्या होगा? 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, रामानंद ने। ठीक है, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ रामानंद ने किया था। ठीक है, याद होगा आप सभी को? उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ रामानंद ने किया था। ठीक है, आरंभ बोला जा रहा है यहाँ पर, यही बात आप सभी को गौर करके रखना है। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ रामानंद ने किया था। ठीक है, याद हो गया? अब देखना 20 नंबर में क्या प्रश्न है, ध्यान से देखना। कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया? प्रश्न है, कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया? अकबर के, या फिर जहांगीर के, या फिर शाहजहां के, या फिर औरंगजेब के? ठीक है, 20 का परफेक्ट आंसर क्या होगा? 20 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जहांगीर के। ठीक है, कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? कैप्टन हॉकिंस जहांगीर मुगल शासक के दरबार में आया था। ठीक है, 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अब देखना 21 नंबर में क्या प्रश्न, ध्यान से देखना।
प्रश्न है निम्नलिखित में अकबर किस पर अधिकार नहीं कर सका। ये लो, ये क्वेश्चन के बारे में क्या बोलूं आप सभी को बताओ। दो क्लास के बच्चे को अगर इस क्वेश्चन को मैं बता दूंगा, वो बच्चे भी नेक्स्ट दिन उस बच्चे को जब मैं अगले दिन पूछूंगा इस क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा, वो बच्चे भी बता देंगे, क्योंकि मैं आप सभी को ये क्वेश्चन हर एक हिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बताया हूं, ठीक है, और सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी थोड़ा मोड़ा बता दिया हूं, ठीक है। अकबर निम्नलिखित में से किस पर अधिकार नहीं कर सका था, सबको मालूम होगा और कमेंट भी आप सभी को करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद ही आप सभी को नोट्स मिलेगा वीडियो का, ठीक है। फ्री में नोट्स पाना चाहते हो तो मैंने आप सभी को बता दिया है, अगर आप सभी फ्री में नोट्स पाना चाहते हो, आप सभी व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन जरूर करें और व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन जरूर करें, ठीक है। आप सभी को वहां पर फ्री में नोट्स पाया जाता है, ठीक है। और आप सभी को जो भी दिक्कत होती है आपसे मुझे पूछ सकते हो, ठीक है। निम्नलिखित में अकबर किस पर अधिकार नहीं कर सका था, मेवाड़ पर, ठीक है। जो बच्चे नहीं जान सके जान लो, बेवकूफ नो, ठीक है। 21 का राइट आंसर ऑप्शन है मेवाड़ पर, ठीक है। अकबर निम्नलिखित में किस पर अधिकार नहीं कर सका, अकबर मेवाड़ पर अधिकार नहीं कर सका, ठीक है। 21 का राइट आंसर क्या होगा, 21 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए मेवाड़ हो जाएगा, ठीक है। अब देखना 22 नंबर में क्या प्रश्न है, ध्यान से देखना। प्रश्न है 22 नंबर में निम्नलिखित में कौन मुगल बादशाह, ठीक है, निम्नलिखित में कौन मुगल बादशाह आलमगीर के नाम से जाना जाता था। प्रश्न क्या है, प्रश्न है निम्नलिखित में कौन मुगल बादशाह आलमगीर के नाम से जाना जाता था, है नहीं था, जहांगीर या फिर शाहजहां या फिर औरंगजेब या फिर बहादुर शाह जफर, ठीक है। बताओ इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर क्या हुआ। निम्नलिखित में कौन मुगल बादशाह आलमगीर के नाम से जाना जाता था, ठीक है। 22 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी औरंगजेब हो जाएगा, ठीक है। 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी औरंगजेब, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा स्लो बोला, थोड़ा सा आप सभी को थोड़ा सा मजाक चलता है, ठीक है। थोड़ा क्लास में मजाक चलता है ताकि विद्यार्थी को हंसी आ सके, ठीक है। ज्यादा विद्यार्थी अगर लगातार पढ़ाई करेंगे तो उसको क्लास में बोर हो जाते हैं पढ़ते, ठीक है। थोड़ा सा बीच में जोक चलता है, ठीक है। 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी औरंगजेब हो जाएगा, ठीक है। याद होगा आप सभी को 22 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी औरंगजेब, ठीक है। अब बढ़ते हैं सभी नेक्स्ट क्वेश्चन करो, ठीक है, यानी कि 23 नंबर की क्वेश्चन करो। आप सभी ध्यान से देखना। प्रश्न क्या है 23 नंबर में, प्रश्न है गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था। बहुत बार पूछे जाने वाले प्रश्न है, प्रश्न है गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था, ठीक है। बता सकते हो इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगर इस क्वेश्चन का मालूम नहीं है आप सभी को उत्तर, तो जो आप सभी भारत का नहीं हो, पाकिस्तान का हो, चीन का हो, नागालैंड का हो और अदर देश का हो, मतलब अदर कंट्री का हो, ठीक है। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था। हमारे गेटवे ऑफ इंडिया यानी कि हम जहां पर इंडिया प्रवेश किया जाता है और उसका निर्माण कब हुआ था। 23 का राइट आंसर क्या हुआ, 23 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी 1911 ईस्वी को, ठीक है। याद हुआ बेवकूफो, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण 1911 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम सभी 24 नंबर की क्वेश्चन की ओर। आप सभी ध्यान से देखना फिलहाल के लिए। प्रश्न 24 नंबर में 1942 में कौन आंदोलन हुआ, ये लो। अब इसके बारे में भी क्या बोलूं, खैर छोड़ो, उतना बोलूंगा तो आप सभी को ज़्यादा आप सभी बोलोगे सर ज़्यादा आप सभी पढ़ाते कम और कब ज़्यादा मारते हैं, ठीक है। इसलिए क्वेश्चन पे ध्यान करो, ठीक है। 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ, खिलाफत या फिर सविनय या फिर असहयोग्य आंदोलन या फिर भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है। बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ, ठीक है। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। याद हो आप सभी को 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, ठीक है। अब देखना 25 नंबर में प्रश्न है दिल्ली चलो का नारा किसने दिया। प्रश्न क्या है, प्रश्न है दिल्ली चलो का नारा किसने दिया। महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस या फिर लाला लाजपत राय या फिर भीमराव अम्बेडकर, ठीक है। प्रश्न है दिल्ली चलो का नारा किसने दिया, ठीक है। 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा, ठीक है। 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं सभी नेक्स्ट क्वेश्चन करो, यानी कि 26 नंबर की क्वेश्चन करो। ध्यान से देखना, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, ठीक है। प्रश्न क्या है, प्रश्न है भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। मैं जो यहाँ पर भी आई लिखता हूँ, इसका मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। इसलिए मैं आप सभी को हर एक क्वेश्चन पे भी आई लिख के दर्शा देता हूँ, ठीक है। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। संविधान से पता चलता है इसका राइट आंसर क्या हुआ। संविधान से कितने बच्चे पकड़ लेंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। सबका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ठीक है। या तो आप सभी को भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, ठीक है। संविधान के पिता अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ही थे, ठीक है। दो तरह से पूछ सकता है, संविधान का पिता किसे कहा जाता है, क्या होगा आप सभी को इसका राइट आंसर क्या होगा। संविधान का पिता किसे कहा जाता है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है, ठीक है। अब देखना 27 नंबर में प्रश्न है भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है किसमें भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है, ठीक है। संप्रभुता मतलब क्या होता है, मैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन वीडियो के अंत में बताऊंगा, ठीक है, ताकि आप सभी क्लास छोड़ के ना जाओ, ठीक है। आप सभी क्लास छोड़ के चल जाते हो, इसलिए बोलता हूं क्लास को ध्यान से देखो, पछताओगे नहीं तो पछताओगे, मेरा कुछ नहीं लोगे, ठीक है। भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है संविधान में, कानून में, राष्ट्रपति में या फिर न्यायपालिका में, ठीक है। संप्रभुता मतलब क्या होता है, वोट देना, ठीक है, वोट देना होता है। भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है, ठीक है। बताओ 27 का राइट आंसर क्या हुआ। 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए संविधान में, ठीक है। भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है संविधान में होगा, ठीक है, समझ गए। अब देखना 28 नंबर में क्या प्रश्न है, ध्यान से देखना। प्रश्न 28 नंबर में राखालदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले।
प्रश्न है राखालदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले, 1920 को या फिर 1921 को या फिर 1922 को या फिर 1927 को। ठीक है, बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न है राखालदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले। ठीक है, 28 का राइट आंसर क्या होगा। 28 का बिल्कुल परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या होगा। 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 1922 ईस्वी को। ठीक है, या तो आप सभी को राखालदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष 1922 ईस्वी में मिले थे। ठीक है, अब देखना 29 नंबर में प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानघाट के अवशेष कहां से प्राप्त हुए। ठीक है, प्रश्न क्या है, प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानघाट, ठीक है, विशाल स्नानघाट के अवशेष कहां से प्राप्त हुए। ठीक है, 29 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी मोहनजोदड़ो से। ठीक है, याद हुआ आप सभी को सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानघाट के अवशेष कहां से प्राप्त हुए थे, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए थे। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम सभी 30 नंबर की क्वेश्चन करें। ठीक है, ध्यान से देखना फिलहाल के लिए। प्रश्न 30 नंबर में अर्थशास्त्र और इंडिका से किस राजवंश के विषय में जानकारी मिलती है। ठीक है, प्रश्न है अर्थशास्त्र और इंडिका से किस राजवंश के विषय में जानकारी मिलती है, मौर्य वंश के या फिर गुप्त वंश या फिर चालुक्य वंश या फिर इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, प्रश्न है अर्थशास्त्र और इंडिका से किस राजवंश के विषय में जानकारी मिलती है। ठीक है, बताओ मेरे शेर एवं शेरनियों इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर क्या होगा। ठीक है, आप सभी को बताना है कमेंट बॉक्स में या फिर व्हाट्सएप पे या फिर इंस्टाग्राम पे। ठीक है, हर एक चीज का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। ठीक है, अगर आप सभी बोलोगे तो मैं अपने फेसबुक चैनल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। ठीक है, और लेकिन याद रखना आप सभी व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना और इंस्टाग्राम को जरूर फॉलो कर लेना। ठीक है, और टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना। ठीक है, क्योंकि आप सभी को ये तीनों चीज बहुत इंपॉर्टेंट, आप सभी को बहुत आगे काम देगा। ठीक है, अर्थशास्त्र और इंडिका से किस राजवंश के विषय में जानकारी मिलती है। ठीक है, 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए मौर्य वंश। ठीक है, 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए मौर्य वंश हो जाएगा। ठीक है, अर्थशास्त्र और इंडिका से किस राजवंश के विषय में जानकारी मिलती है, मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, फिलहाल आप सभी को याद हो गया होगा क्योंकि मैं आप सभी को जिस तरह से बताता हूं ना एक बार में क्वेश्चन याद हो जाता होगा। ठीक है, अपने ठेठी भाषा में अपने दोस्तों की तरह पढ़ाई करावाता हूं आप सभी को। ठीक है, समझो मैं आप सभी का फ्रेंड बोल रहा हूं ना कि टीचर बोल रहा हूं। ठीक है, अगर आप सभी मुझे फ्रेंड समझ के पढ़ाई करोगे सारे क्वेश्चन ऑटोमेटिक दिमाग में घुसता चला जाएगा। ठीक है, अब देखना 31 नंबर में प्रश्न है आइन एक बड़ी कितने भागों में विभक्त है। ठीक है, प्रश्न है आइन एक बड़ी कितने भागों में विभक्त है, 2 3 4 5, मतलब तीसरा ऑप्शन है 5 तो ऑप्शन है 4। ठीक है, आइन एक बड़ी कितने भागों में विभक्त है, बता सकते हो इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 31 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी 5 हो जाएगा। ठीक है, आइन एक बड़ी कितने भागों में विभक्त है, 5 भागों में विभक्त है। ठीक है, अब देखना नेक्स्ट क्या प्रश्न है, 32 नंबर में प्रश्न है औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग कहां बिताया। ठीक है, देखो मैं आपको ये बता अब नहीं बोलूंगा ये क्वेश्चन कितने बार पूछा जाता है। ठीक है, क्योंकि सारे क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। अगर आप मैं हर एक वीडियो में हर एक क्वेश्चन पे इस बात को बोलूंगा ये क्वेश्चन कितने बार पूछा जाता है, वीडियो का लेंथ करीब 1.5 घंटा 2 घंटा का हो जाएगा। ठीक है, अब मैं नहीं बोलूंगा ये वीडियो कितने बार पूछा जाता है। ठीक है, जिसको पढ़ने का मन है क्लास में पढ़ाई करो, जिसको छोड़ के जाना है आराम से जा सकते हो, मैं इसको कुछ नहीं बोलूंगा। ठीक है, 32 नंबर में प्रश्न है औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग कहां पर बिताया था, क्या होगा इसका राइट आंसर। 32 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी दक्षिणी भारत में। ठीक है, याद हो आप सभी को औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग दक्षिणी भारत में बिताया था। ठीक है, औरंगजेब बोला जा रहा है। ठीक है, औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग दक्षिणी भारत में बिताया था। ठीक है, अब देखना 34 नंबर में प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। ये लो, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है, पूर्व पाषाण युग या फिर नवपाषाण युग या फिर कांस्य युग। ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी कांस्य युग हो जाएगा। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की सभ्यता है। ठीक है, 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब देखना 34 नंबर में प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था। आप बताओ क्या बोलूं आप सभी को, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल या फिर रंगपुर। ठीक है, 34 का राइट आंसर क्या होगा, 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए मोहनजोदड़ो होगा। ठीक है, बच्चों को मालूम है हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता में जितने भी नगर हैं यानी कि सबसे बड़ा नगर कौन सा है, मोहनजोदड़ो हो जाएगा। ठीक है, 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए मोहनजोदड़ो। ठीक है, अब देखना 35 नंबर में क्या प्रश्न है, ध्यान से देखना, पहले प्रश्न को समझ लो, ऑप्शन नीचे लिखा हुआ है। ठीक है, प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका की रचना किसने की थी। ठीक है, प्रश्न है 35 नंबर में प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका की रचना किसने की थी। ठीक है, अब चलो इस क्वेश्चन की ऑप्शन देखते हैं। ठीक है, प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका की रचना किसने की थी। ठीक है, जितने बच्चे क्वेश्चन को नहीं देख पाए वीडियो को थोड़ा सा पीछे कर लेना और क्वेश्चन को देख लेना। ठीक है, क्वेश्चन को दिखा देता हूं फिर से, प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका की रचना किसने की थी। ठीक है, देख लिए, आप बताओ 35 का राइट आंसर क्या होगा, 35 का परफेक्ट आंसर क्या होगा, 35 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी मेगास्थनीज हो जाएगा। ठीक है, जितने बच्चे क्वेश्चन को नहीं देखे वीडियो को थोड़ा सा पीछे कर लो, ऐसे तरह से इस तरह से पॉज करो, वीडियो को पीछे कर लो, उसके बाद क्वेश्चन को देख लेना। ठीक है, 35 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी मेगास्थनीज। ठीक है, अब देखना 36 नंबर में प्रश्न है
प्रयाग प्रशासित की रचना किसने की थी? ठीक है, प्रश्न है प्रयाग प्रशासित की रचना किसने की थी? कालिदास, हरिसेन, पतंजलि या फिर मोहम्मद बिन कासिम? ठीक है, 36 का राइट आंसर क्या होगा? 36 का यानी कि 36 नंबर में जो प्रश्न है इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? प्रयाग प्रशासित। ठीक है, प्रयाग प्रशासित की रचना किसने की थी? ठीक है, 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हरिसेन हो जाएगा। ठीक है, प्रयाग प्रशासित की रचना हरिसेन ने की थी। ठीक है, याद हुआ? अब देखना 37 नंबर में क्या प्रश्न है, ध्यान से देखना। प्रश्न है गुप्तों के काल में कौन चीनी यात्री भारत आया? ठीक है, प्रश्न क्या है 37 नंबर में? 37 नंबर में प्रश्न है गुप्तों के काल में कौन चीनी यात्री भारत आया? फायान, अलबरूनी या फिर बेगम हजरत अमल या फिर इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, देखो कितने बच्चे का कमेंट अभी ये से आने लगा, सर क्लास में हम सभी ये बोर हो रहे हैं पढ़ते पढ़ते। ठीक है, अरे प्यारे बच्चों वीडियो को रोक दो। ठीक है, अगर आप अभी से क्लास में बोर हो रहे हो तो यानी कि क्लास में मन नहीं लग रहा है। अब देखो मैं ज़्यादा जोक भी नहीं मारता हूँ। ठीक है, मैं ऑफलाइन क्लास में ज़्यादा जोक मारता हूँ, ऑनलाइन क्लास में ज़्यादा जोक नहीं मारता हूँ। ठीक है, अगर आप सभी क्लास में बोर हो रहे हो तो वीडियो को थोड़ा सा रोक दो, 2 मिनट 4 मिनट 10 मिनट यहाँ तक इधर उधर थोड़ा सा टहल लो, थोड़ा बड़ा पानी वानी पी लो, उसके बाद फिर से पढ़ाई स्टार्ट कर दो। ठीक है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ट्विस्ट है, अगर आप सभी 2025 में ज़्यादा मार्क्स लाना चाहते हो तो उसके बाद नहीं फिर से पढ़ाई स्टार्ट करना, नहीं तो वीडियो छोड़ के जाओ उधर पुली डंडा खेलो, फ्री फायर चलता है आजकल, फ्री फायर खेलो। ठीक है, ये सब छोड़ो। गुप्तों के काल में कौन चीनी यात्री भारत आया? ठीक है, 37 का राइट आंसर क्या होगा? 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए फायान। ठीक है, गुप्तों के काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? फायान भारत आया था। ठीक है, अब देखना 38 नंबर में प्रश्न है, एक बात और जान लो, 3-4 दिन से लगातार, ठीक है 3-4 दिन से लगातार हम लोग इधर लाइन नहीं था। आप सभी जानते हो अभी मौसम कितना खराब चल रहा है, उसके वजह से हम लाइन कटा हुआ था, पिलर विलर भर के गिर गया था। ठीक है, किसी का ट्रांसफार्मर उड़ गया, किसी का पिलर गिर गया, यही प्रॉब्लम था। ठीक है, इसकी वजह से मैं आप सभी को लॉन्ग वीडियो आप सभी को प्रोवाइडेड नहीं कर पाया था। ठीक है, खैर छोड़ो, मैं आप सभी को शॉर्ट वीडियो में कुछ क्वेश्चन को मैं आप सभी को हैंडल करा दिया था। ठीक है, आप सभी शॉर्ट वीडियो को भी देखते जाना। ठीक है, शॉर्ट वीडियो को भी हर एक दिन आप सभी को देखने के लिए मिलेगा यूट्यूब पे, इस चैनल पे आप सभी को। ठीक है, बिहार एग्जाम आर्ट्स में आप सभी को शॉर्ट वीडियो एंड लॉन्ग वीडियो दोनों देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, लॉन्ग वीडियो वही क्वेश्चन जो बार बार पूछा जाता है, क्योंकि आप सभी का एग्जाम बहुत करीब आ चुका है। ठीक है, समझ गए? अब देखो 38 नंबर में प्रश्न है, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई है? ठीक है, प्रश्न है महाभारत की रचना किस भाषा में हुई है? संस्कृत भाषा में हुई है। ठीक है, बच्चे को मालूम है महाभारत की रचना संस्कृत भाषा में हुई है। ठीक है, अब देखना 39 नंबर में क्या प्रश्न है, ध्यान से देखना। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? ठीक है, प्रश्न है महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? बोध गया, सारनाथ, पाटलिपुत्र या फिर वाराणसी? ठीक है, प्रश्न है महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? ठीक है, देखो मेरे से जो भी थोड़ा मोड़ा गलती होता है आप सबसे रिक्वेस्ट किया जाता है, तो आपसे मुझे माफ कर देना। ठीक है, खैर चलो, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? ठीक है, 39 का राइट आंसर क्या होगा? 39 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बोध गया में। ठीक है, याद हो आप सभी को, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। ठीक है, अब देखना 40 नंबर में क्या प्रश्न, ध्यान से देखना। 50 क्वेश्चन को हम सभी कवर करेंगे। ठीक है, 40 नंबर में क्वेश्चन है अशोक किस वंश का शासक था? ठीक है, अशोक किस वंश का शासक था? 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी मौर्य वंश। ठीक है, सबको मालूम हो गया अशोक किस वंश का शासक था? अशोक मौर्य वंश का शासक था। ठीक है, अशोक धर्म के बारे में बहुत कुछ जानते थे। ठीक है, मैं आप सभी को सब्जेक्टिव क्वेश्चन में पढ़ाया हूं, आप सभी क्वेश्चन देख लेना। ठीक है, अशोक किस वंश का शासक था? मौर्य वंश का शासक था। ठीक है, हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि आप सभी को इस चैनल पर 12th क्लास की बेहतरीन तरीके से करवाई जाएगी। ठीक है, अपने भाई, अपने दोस्तों, अपने चाचा, अपने मामा के बेटे उटे को सबको बोलना इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेने के लिए। ठीक है, जो आगे 2026 में एग्जाम देंगे, जो 2027 में एग्जाम देंगे, जो आगे चल के 12th क्लास का एग्जाम देने वाले हैं। ठीक है, सबको बोल देना इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, आप सभी वीडियो को शेयर भी कर देना, उसके वजह से भी वो विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, या फिर आप सभी सर्च करना यूट्यूब पे बिहार एग्जाम आर्ट्स बाय प्रीतम सर, ऑटोमेटिक आ जाएगा मेरा चैनल। ठीक है, अकबरनामा की रचना किसने की? ठीक है, आप सभी चैनल का लोगो देख के समझ जाएंगे। ठीक है, अकबरनामा की रचना किसने की? ठीक है, अमीर खुसरो, अलबरूनी या फिर अबन बतूता या फिर अबुल फजल। ठीक है, अकबरनामा की रचना किसने की थी? 41 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी अबुल फजल हो जाएगा। ठीक है, 41 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी अबुल फजल। ठीक है, अब देखना 42 नंबर में क्या प्रश्न, ध्यान से देखना। प्रश्न है पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? ठीक है, प्रश्न है पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? 1509, 1526, 1530 या फिर 1548? ठीक है, मतलब 42 का परफेक्ट आंसर क्या होगा? 42 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी 1526। ठीक है, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, याद हो आप सभी को। अब देखना 43 नंबर में क्या प्रश्न है। ठीक है, तो विद्यार्थी का कमेंट आने लगा, सर इतना क्वेश्चन को मत कवर कराइए। ठीक है, चलो छोड़ो, आज के वीडियो में हम सभी मात्र 45 क्वेश्चन को ही कवर करेंगे। ठीक है, थंबनेल पे लिखा हुआ है 50 क्वेश्चन। खैर आप सभी के डिमांड पे आज के वीडियो में भी हम सभी 45 क्वेश्चन यानी कि 45 क्वेश्चन को ही कवर करेंगे। ठीक है, और ये प्रश्न ऐसा प्रश्न है जो आप सभी को 2025 में 100% 20 प्रश्न आप सभी को पूछ सकता है। ठीक है, इसलिए बोलता हूँ ध्यान से देख लेना सारे प्रश्न को और कॉपी में नोट कर लेना। ठीक है, प्रश्न 43 नंबर में भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? ठीक है, प्रश्न है भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? शाहजहां, औरंगजेब या फिर बहादुर शाह जफर या फिर अकबर? ठीक है, देखो अभी भी हम सभी का इधर मौसम खराब चल रहा है। ठीक है, भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था?
43 का राइट आंसर क्या हुआ? 43 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी बहादुर शाह जफर। ठीक है, भारत का अंतिम मुगल शासक था बहादुर शाह जफर। ठीक है, अब देखना 44 यानी कि 44 नंबर में क्या प्रश्न, ध्यान से देखना। एक बार बतौता किस देश का यात्री था? ये लो, एक बार बतौता किस देश का यात्री था? ये क्वेश्चन दोबारा इस वीडियो में पूछा गया है। ठीक है, एक बार बतौता किस देश का यात्री था? 44 का परफेक्ट आंसर क्या हुआ? आप सभी को बताना है। एक बार बतौता किस देश का यात्री था? मोरक्को का यात्री था। याद हो आप सभी को? एक बार बतौता मोरक्को का यात्री था। अब देखो सबसे लास्ट क्वेश्चन है, ताजमहल का निर्माण किसने किया? ये लो, ये लो, ये क्वेश्चन के बारे में क्या बोलूं? ताजमहल का निर्माण किसने किया? अकबर, शाहजहां, औरंगजेब या फिर बहादुर शाह जफर? ठीक है, बताओ, जरा सोच के बताओ, जरा सोच के बताओ। 2 सेकंड समय लगेगा, लेकिन सोचो सोचो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ताजमहल का निर्माण किसने किया? बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी शाहजहां ने। ठीक है, ताजमहल का निर्माण किसने शुरू किया था? अपने बेगम के लिए शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण किया था। ठीक है, समझ गए? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को आज की वीडियो में बेहतरीन तरीके से सारे क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, और क्लास में मजा भी आया होगा। ठीक है, अगर आप सभी को क्लास में मजा आया है, अगर आप सभी को सारे क्वेश्चन समझ गए तो वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, तब तक आप सभी जम के तैयारी करो। तब तक मिलेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।